मैं 3 दिन तक बिना खाना पानी के रहा था और आखिरकार स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अपने होम टाउन जाने वाली ग्रीन ट्रेन में एक लोअर बर्थ टिकट जुगाड़ ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपना सामान रखा और थोड़ा लेट कर आराम करने वाला था, सामने बैठी एक बुढ़िया अचानक मुड़कर मुझे घूरने लगी और बिल्कुल हक जताते हुए बोली, बेटा तुम ऊपर बर्थ पे सो जाओ, ये जगह हमारी है। मुझसे कह रही हैं आप? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर अपने सामान की तरफ। मेरा लगेज आधी बर्थ घेर रहा था। कपड़ों के अलावा बाकी सब मेरे माँ बाप के लिए घर ले जाने वाले लोकल स्पेशलिटीज थे। 7-8 अलग अलग साइज के बैग्स। क्या मैं ऐसा लग रहा था जो बार बार ऊपर नीचे चढ़ उतर सके? बच्चे की दादी ने देखा कि मैं हिला भी नहीं तो नाराज होकर बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ 5 साल का बच्चा है? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो उसके माँ बाप नहीं मिले क्या? यहाँ आकर रैंडम लोगों को माँ बाप बना रही हो? दादी का चेहरा तुरंत बदल गया और वो झुंझला कर बोली, बकवास मत करो। बकवास कौन कर रहा है? आप मुझे कह रही हैं कि जल्दी से सीट छोड़ दो ताकि आप और बच्चा यहां सो सकें। क्या आपको बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों से प्यार वाली बात समझ नहीं आती? मैं आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। अभी अभी ट्रेन में चढ़ा था और पहले ही ऐसे लोग मिल गए, जबरदस्ती बर्थ बदलवाना चाहते हैं, और वो भी मेरे साथ। क्या आपको मेरा इतना सारा सामान दिख नहीं रहा? और क्या आपको ये नहीं पता कि बर्थ एक्सचेंज पूरी तरह से वॉलंटरी होता है? मैं बर्थ चेंज नहीं करना चाहता, चाहे टीटीई आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए कि आप उम्र में बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे कर सकती हैं। दादी गुस्से से लाल हो गई। उसने गर्दन बाहर निकाली और जोर से चिल्लाई, टीटीई टीटीई कहाँ है? कोई बूढ़े इंसान को तंग कर रहा है। अरे मेरा दिल दुख रहा है। उसकी चीख से पूरे कोच का ध्यान हमारी तरफ आ गया। थोड़ी देर में कंडक्टर भीड़ चीरता हुआ आ गया। क्या हुआ? क्या बात है? यूनिफॉर्म देखते ही दादी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और रोना धोना शुरू कर दिया। ये जवान लड़का बर्थ बदलने से मना कर रहा है। बेचारी मैं लगभग 60 साल की हूं, इतना जवान होते हुए भी मुझे ऊपर नीचे चढ़ने को कह रहा है। इसके दिल में जरा भी दया नहीं है। उसका पोता भी पूरी एक्टिंग के साथ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे पास बैठे एक पैसेंजर ने भावुक होकर कहा, अरे भाई सिर्फ बर्थ ही तो बदलनी है, दे दो ना सीट, क्या चला जाएगा तुम्हारा? सफर में बुजुर्गों को इतनी तकलीफ मत दो। मैं हंस पड़ा। वाह, अब मुझे लेक्चर दिया जा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या मुझे सीट ना देने का हक नहीं है? कौन सा कानून कहता है कि सिर्फ किसी की उम्र ज्यादा है तो मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी? थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचिए। अगर आपके माँ बाप के साथ सफर में कोई ऐसा बर्ताव करे तो आपको अच्छा लगेगा? फिर मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे माँ बाप तमीजदार हैं, वो दूसरों की सीट कभी जबरदस्ती नहीं लेंगे, इस बात की चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही दादी और भड़क गईं। किसको बदतमीज बोल रहा है? किसको बदतमीज बोल रहा है? वो इतनी गुस्से में थी कि मुझे मारने के लिए हाथ उठा दिया। अच्छा हुआ कंडक्टर ने बीच में रोक लिया। माँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं देखता हूं कोई खाली बर्थ मिलती है या नहीं, ठीक है? ये सुनकर दादी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है, मुझे लोअर बर्थ चाहिए और हो सके तो सॉफ्ट स्लीपर में। मुझे तो हंसी आ गई। सॉफ्ट स्लीपर भी चाहिए? मैं तो एक्स्ट्रा पैसे देकर हार्ड स्लीपर में लोअर बर्थ लिया हूं। सॉफ्ट स्लीपर तो कब का सोल्ड आउट हो चुका होगा। सपने देख रही हैं क्या? हार्ड स्लीपर का पैसा देकर सॉफ्ट स्लीपर में सोना चाहती है? जैसे मैंने सोचा था, कंडक्टर ने रजिस्टर पलटकर देखा और परेशान नजर आया। ना कोई ठीक हार्ड स्लीपर खाली था, ना सॉफ्ट स्लीपर। आखिर उसने कहा, माँ जी कल दोपहर तक कुछ स्टेशंस और आने दीजिए, शायद तब एडजस्टमेंट हो सके। ये सुनते ही दादी फट पड़ी। कल दोपहर? मैं तो कल शाम को उतरने वाली हूं। तुम चाहते हो मैं और बच्चा इतनी देर इंतजार करें? दोबारा देखो, या फिर तुम पैसे बचाने के लिए ढंग से देख ही नहीं रहे? कंडक्टर भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी का रवैया इतनी जल्दी 180 डिग्री बदल जाएगा। आसपास के सब तमाशबीन चुप हो गए। जो पूरा मामला नहीं जानता था, उसे लगता कि शायद कंडक्टर ने दादी के पैसे खा लिए हों। बुढ़िया को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो समझदार या बात समझने वाली इंसान है। अटेंडेंट बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, चलिए ऐसा करते हैं, मैं नजर रखती हूं, अगर कोई खाली बर्थ मिलती है तो आप वहां शिफ्ट हो जाइए, लेकिन अगर उस बर्थ का असली पैसेंजर आ गया तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दादी ने तुरंत मना कर दिया और सीधा मेरी तरफ उंगली करते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे साथ 5 साल का बच्चा है, हम इतनी बार इधर उधर कैसे घूमेंगे? कहीं टकरा गए तो? आप इस आदमी को ही क्यों नहीं बोल देते कि अपनी सीट हमें दे दे? मैं हंस पड़ा। अब तो एक्टिंग करना भी छोड़ दिया है। मैं नहीं हिलने वाला, मेरा भी इतना सारा सामान है। क्या आपको लगता है मेरे लिए बार बार उठकर शिफ्ट होना बहुत आसान है? अटेंडेंट लगातार बहस देखकर परेशान हो गई थी। अच्छा हुआ कि तभी हेड अटेंडेंट वहां आ गई। उसने पूरी बात समझी और फिर दादी से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके परिवार के पास यहाँ 3 बर्थ हैं, सही? दादी ने सिर हिला दिया। हाँ, तो फिर आप और बच्चा लोअर बर्थ पर क्यों नहीं सो जाते और आपका बेटा और बहू मिडिल या अपर बर्थ पर सो जाएं? ये सुनते ही सबको अचानक बात समझ आ गई। अरे हाँ,
इनके पास तो पहले से एक लोअर बर्थ है। दादी और बच्चे के लिए तो वो काफी है। फिर किसी और का लोअर बर्थ छीनने की क्या जरूरत है? मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये बुढ़िया इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी जैसे इस लड़के ने इसका पैसा खा लिया हो। मुझे लगा था कि सिर्फ ये और बच्चा ही सफर कर रहे हैं। पता ही नहीं था कि पूरा परिवार साथ है। बिल्कुल। तुम लोग खुद क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम्हारे पास अपनी लोअर बर्थ है ना, अपनी सीट पर सो जाओ, दूसरों की सीट क्यों चाहिए? सब तरफ से आलोचना सुनकर चारों लोग मजबूरी में अपनी अपनी बर्थ पर लौट गए। अटेंडेंट ने भी सबको शांत रहने और ऑर्डर मेंटेन करने को कहा। मैंने राहत की सांस ली और बेड पर बैठकर फोन चलाने लगा, लेकिन मेरी नजर बार बार सामने वाले परिवार पर जा रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। अभी दादी ने खुद कहा था कि वो लोग कल दोपहर के बाद लगभग आखिरी स्टेशन पर उतरेंगे। मेरे सामने अभी पूरे 30 घंटे का सफर पड़ा था और मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना था। कौन जाने और क्या क्या होने वाला था। और सच में सिर्फ 1 घंटे बाद ही ड्रामा फिर शुरू हो गया। मेरे सामने वाला छोटा लड़का मुंह फुलाकर चिल्लाने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसकी दादी ने जल्दी से उसे संभाला और अपने बैग से एक ठंडा सा स्टीम्ड बन निकाला। ट्रेन का खाना महंगा होता है। अच्छा बच्चा बनो, दादी तुम्हारे लिए बन लाई है, ये खाओ। लेकिन लड़के ने नाराज चेहरा बनाया, सिर झुकाया, एक छोटा सा निवाला लिया और फिर बन को सीधा जमीन पर फेंक दिया। मुझे ये नहीं खाना, ये टेस्टी नहीं है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। दादी बिल्कुल लाचार नजर आई। बेटा, दादी की बात सुनो, ट्रेन में सब चीजें बहुत महंगी होती हैं। स्टेशन पर पहुंचकर दादी तुम्हें कुछ अच्छा खिला देगी। लेकिन तभी लड़के की नजर मेरे पास रखे गिफ्ट बैग्स पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझे वो खाना है, मुझे वो मीठा केक दो। वो मेरे ऑस्मैंथस केक की तरफ इशारा कर रहा था, जो मैं अपने घर वालों के लिए लोकल स्पेशलिटी के रूप में ले जा रहा था। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बुढ़िया तुरंत बोल पड़ी, बेटा, मेरा पोता तुम्हारा केक खाना चाहता है, क्या तुम हमें 2 पीस दे सकते हो? उसने खरीदने की बात तक नहीं की, सीधा मांग लिया। मैं पहले से ही चिढ़ चुका था। मैंने मना कर दिया और कहा कि ये मैं घर गिफ्ट के लिए ले जा रहा हूं। दादी का चेहरा तुरंत उतर गया। तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे बर्थ बदलने को कहा, तुमने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन अब एक केक भी नहीं दोगे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि बच्चा भूख से रो रहा है? लड़का भी तुरंत उसका साथ देने लगा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूं। उसकी चीखों से मेरा सर दर्द करने लगा। आसपास के लोग भी परेशान होकर शिकायत करने लगे, लेकिन दादी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लड़का लगातार चिल्लाता रहा, मुझे मीठा केक चाहिए, मुझे मीठा केक चाहिए, मैं भूख से मर रहा हूं। वो इतनी जोर से रो रहा था कि उसके खुले मुंह के अंदर लाल गला तक दिख रहा था। मैंने चुपचाप अपने हेडफोन्स पहन लिए और फोन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। एक पल में दुनिया काफी ज्यादा शांत लगने लगी। बच्चे की दादी ने मुझे हेडफोन्स लगाए देखकर डांट लगाई, तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। सिर्फ 2 टुकड़े केक के ही तो मांगे थे, बच्चे को दे देते और बाकी गिफ्ट्स के लिए रख लेते। वैसे भी तुमने इतने सारे खरीदे हैं, एक डब्बा कम दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और फोन चलाता रहा। दादी ने देखा कि मुझसे बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो झुककर बच्चे को समझाने लगी, ठीक है, वो लोग बहुत कंजूस है, तुम भी क्यों जिद कर रहे हो? कितने भोले हो तुम। ट्रेन से उतरने के बाद दादी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही केक खरीद कर देगी। मैं जवाब देने ही वाला था कि ऊपर वाली बर्थ से एक औरत की आवाज आई, बच्चे को भूख लगी है ना, मेरे पास कुछ बिस्किट्स है, ये लो बेटा, खा लो। उसने स्कैलियन बिस्किट्स का एक पैकेट नीचे बढ़ा दिया। उसकी आवाज बहुत ही नरम थी, जैसे हल्की सी बाहर की हवा। अब जाकर दादी खुश हुई। देखो, इनको कहते हैं दिल वाले लोग। तुमसे तो थोड़ा सा खाना भी नहीं दिया गया, कितने लालची हो। मैंने ठंडी हंसी हंसी। इस ग्रीन ट्रेन में डाइनिंग कार नहीं है क्या? अगर इतनी भूख लगी है तो जाकर खाना खरीद लो। और अगर आपके बच्चे को मांगना ही इतना पसंद है तो उसे किसी फुटओवर ब्रिज पर बिठा दीजिए, वहां और ज्यादा मिल जाएगा। दादी गुस्से से फटने ही वाली थी कि ऊपर वाली औरत नीचे उतर आई। मुझे याद आया ये पिछले स्टेशन से ही चढ़ी थी। मैं सोच रहा था आखिर ये किस तरह का परिवार है। अब ये बिस्किट वाली लेडी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। वो बोली, सर, आप एक छोटे बच्चे से इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? उसने थोड़ा सा स्नैक मांग लिया तो क्या हो गया, मैं दे देती हूं ना। मैंने आंखें सिकोड़ ली। मुझे लग रहा था कि ये बिस्किट वाली लेडी खुद को बहुत नेक और महान समझ रही है। दादी भी उसके सामने बहुत खुश और गर्व से भरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर लिखा था, देखा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। और शायद मन ही मन मेरे बारे में सोच रही थी, ये लड़का इतना छोटा दिल वाला है, पक्का जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे चुप रहने पर बिस्किट वाली लेडी ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, आराम से खाओ, अगर और भूख लगे तो मेरे पास और भी है। लेकिन बच्चे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, न थैंक यू बोला।
उसने पैकेट झपटा और बिस्किट्स मुंह में ठूसने लगा। मुंह तेल और बिस्किट के टुकड़ों से भर गया। बिस्किट वाली लेडी ने भौं से कोड़ी। शायद उसे बच्चे की बदतमीजी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी अच्छी इंसान वाली इमेज बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोली। मैं चुपचाप उस शरारती बच्चे को देख रहा था। ट्रेन में चढ़ने के बाद से उसने कोई ढंग का खाना नहीं खाया था, और 4-5 साल के बच्चों का पेट वैसे ही बहुत नाजुक होता है। अगर उसने इतना बड़ा पैकेट तेल वाले स्कैलियन बिस्किट्स का खा लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, तो आज रात उसका पेट खराब होना लगभग तय था। और जिस तरह उसकी दादी उसे सर पर चढ़ाकर रखती थी, अगर सच में उसे दस्त लग गए तो पूरी ट्रेन सर पर उठा लेगी, और तब ये बिस्किट वाली लेडी भी बच नहीं पाएगी। मुझे लग रहा था कि उससे कम से कम 3-4 हजार युआन का मुआवजा मांग लिया जाएगा। अब तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि बिस्किट वाली लेडी अगले किसी स्टेशन पर उतर जाए, लेकिन लगता था किस्मत को इस परिवार को और मुसीबत में डालना था। 3 घंटे बाद दोपहर के आसपास ट्रेन आखिरकार रुक गई। शुरू में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल स्टॉप है, लेकिन फिर लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई। भारी बर्फबारी के कारण आगे पहाड़ी रास्ता बंद हो गया है। कई ट्रेन्स लाइन में फंसी हुई हैं और रास्ता खुलने का इंतजार कर रही हैं। अंदाजा है कि ट्रेन लगभग 6 घंटे बाद रवाना होगी। कृपया धैर्य रखें। ये सुनते ही कोच में शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन शाम ढल गई, फिर रात होने लगी और ट्रेन फिर भी नहीं चली। अब सबको सच में चिंता होने लगी। क्या हो रहा है? ट्रेन अब तक क्यों नहीं चल रही? 6 घंटे तो कब के पूरे हो गए, और कितनी देर रुकना पड़ेगा? कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? क्या तुमने नोटिस किया, हीटिंग भी ठीक से काम नहीं कर रही? कहीं फ्यूल तो खत्म नहीं हो रहा? तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं और धीरे धीरे लोग घबराने लगे। तब किसी ने जोर से कहा, और हमने अब तक खाना भी नहीं खाया। क्या तुम लोग जानबूझकर ट्रेन को ट्रैक पर रोककर हमें महंगा खाना खरीदने पर मजबूर कर रहे हो? परेशान सी ट्रेन अटेंडेंट ने जल्दी से समझाया, कृपया घबराइए मत, जैसे ही रास्ता साफ होगा ट्रेन चल पड़ेगी। अगले स्टेशन पर सारी सप्लाईज रिफिल कर दी जाएंगी, और खाने की चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सभी पैसेंजर्स को फ्री बॉक्स्ड मील्स दिए जाएंगे। लेकिन किसी ने तुरंत सवाल उठाया, फ्री मील्स? तुम्हारे पास इतना खाना है भी? कहते हैं कि खाना वेस्ट ना हो, इसलिए ट्रेन में ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाता। ज्यादा से ज्यादा 70-80% पैसेंजर्स के लिए ही होता है। पक्का कुछ लोगों को खाना नहीं मिलेगा? तब भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी डाइनिंग कार की तरफ भागो और जो मिल सकता है ले लो। एक पल में पूरा कोच हिल उठा। लोग अफरा तफरी में डाइनिंग कार की तरफ दौड़ पड़े। हर किसी को डर था कि अगर देर हो गई तो उनके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब देखकर मैंने भी जोर से थूक निकला, लेकिन मैं अकेला सफर कर रहा था और सामने वाली फैमिली पहले ही मेरे खाने पर नजर गाड़ कर बैठी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं अपने सीट छोड़कर डाइनिंग कार की तरफ गया तो लौटने तक मेरा सारा खाना गायब हो चुका होगा। और वैसे भी डाइनिंग कार में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि वहां जाकर भी शायद कुछ हाथ न लगता। बच्चे की दादी ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और नाक सिकोड़कर बोली, देखो इसे, बस बैठा रहेगा। फिर उसने अपने बेटे और बहू को हाथ से इशारा किया, जल्दी जाओ और खाना लेकर आओ। पूरे आधे घंटे बाद दोनों वापस आए। उनके हाथ में बॉक्स लंचेस, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स का पहाड़ लगा हुआ था। लगता था डाइनिंग कार को लूट कर आए हों। अरे मेरे प्यारे पोते, दादी खुश होकर बोली, दादी तुम्हारे लिए मीट वाला बॉक्स लंच लेकर आई है। लेकिन जब बॉक्स खोला गया तो अंदर का खाना पूरी तरह चिपककर एक गीली सी खिचड़ी जैसा बन चुका था, और जो मीट था वो बस कुछ छोटे छोटे काले टुकड़े थे जो देखने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। लड़का तुरंत मुंह बनाकर बोला, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। दादी मजबूरी में गर्म पानी लेने गईं, लेकिन तब तक पानी लगभग खत्म हो चुका था और जो बचा था वो भी ठीक से गर्म नहीं था। फिर भी नूडल्स बनाए गए। लड़का बड़े उत्साह से नूडल्स का एक फोर्क बनकर मुंह में डाला और अगले ही पल फू, सब कुछ बाहर थूक दिया। पापा, ये नूडल्स कितने सख्त हैं। उसके पिता का सब्र टूट गया। उसने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। तू खुद भी तो कुछ खा, हर चीज में नखरे क्यों कर रहा है? बॉक्स लंच नहीं खाता, नूडल्स नहीं खाता, ट्रेन में और कुछ नहीं है, जो है वही खा। लड़का थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने और बहस नहीं की। मजबूरी में 2-3 निवाले खाए और फिर अपनी पकड़ी हुई आइस कोल्ड कोला की बोतल उठाकर लगातार पीने लगा। मैं चुपचाप देख रहा था। मन ही मन सोचा, बस आज रात इसका पेट खराब होना पक्का है। और वैसे ही हुआ। रात लगभग 12 बजे लड़के को तेज दस्त शुरू हो गए। वो रोते चिल्लाते बार बार टॉयलेट की तरफ दौड़ने लगा। उसकी आवाजों से कई लोगों की नींद खुल गई। कोई बच्चे को संभालो, रात के बीच में इतना शोर क्यों मचा रखा है? सब लोग सो रहे हैं। अभी अभी मेरी आंख लगी थी और फिर जगा दिया। लेकिन दादी ने माफी मांगने के बजाय उल्टा घमंड से कहा, बच्चा बीमार है, थोड़ा शोर कर दिया तो क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने कभी बच्चे पैदा नहीं किए? बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते क्या? या तुम लोगों के कभी बच्चे ही नहीं होंगे?
जैसे ही लोगों ने उसकी आवाज पहचानी, सब समझ गए कि बहस करना बेकार है। एक एक करके सब चुप हो गए। सिर्फ 2 घंटों में लड़का 10 से ज्यादा बार टॉयलेट भागा, हर बार दर्द से चीखता और रोता। लगातार दस्त के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ ठंड से नीले होने लगे। जब टॉयलेट पेपर खत्म हो गया तो उसकी दादी ने सिंक के ठंडे पानी से उसका पिछला हिस्सा धोया। ठंडे पानी की वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई। सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, पूरे शरीर में जान नहीं बची थी। वो बस हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था, पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। अब दादी सच में घबरा गई। वो भागकर कंडक्टर के पास पहुंची और चिल्लाने लगी, मेरा पोता इतने बुरे दस्त से मरने वाला है। तुम लोग इंसान हो या नहीं? तुम्हें इमरजेंसी हैंडल करनी भी आती है? अभी की अभी गाड़ी का इंतजाम करो और मेरे पोते को हॉस्पिटल ले चलो। कंडक्टर ने मजबूरी से समझाया, माँ जी, पहाड़ी रास्ते भारी बर्फ से बंद हैं, कोई गाड़ी यहां तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन दादी बिल्कुल ही अलग दुनिया में थी, तो हेलीकॉप्टर बुला लो। कंडक्टर एक पल के लिए सन्न रह गया। ये पहाड़ी इलाका है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हेलीकॉप्टर यहां क्रैश भी हो सकता है। लेकिन दादी और भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मेरा पोता मर रहा है, तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर देखते रहोगे? क्रैश हो या कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर बुलाओ। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। इसी दौरान अचानक लड़के की आंखें उलट गईं और वो बर्थ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी चीख मारकर जमीन पर बैठ गई। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। वो सीधा मेरी तरफ झपटी और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। सब तुम्हारी गलती है, कंजूस आदमी। अगर तुमने मेरे पोते को वो केक दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। अगर मेरा पोता मर गया तो तुम्हें उसकी जान का मुआवजा देना पड़ेगा। खुशकिस्मती से कंडक्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। बस बस माँ जी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। मैं तुरंत अनाउंसमेंट करता हूं और देखता हूं कि ट्रेन में कोई डॉक्टर है या नहीं। शायद कोई पैसेंजर उसकी मदद कर सके। ये सुनते ही दादी ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। हाँ हाँ, जल्दी डॉक्टर बुलाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। ये कहकर दादी और कंडक्टर जल्दी जल्दी आगे की तरफ दौड़ पड़े और उसी वक्त मैं भी चुपचाप उठकर ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ निकल पड़ा। मैं तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ गया और मदद के लिए अनाउंसमेंट करवाई। जल्दी ही पूरी ट्रेन में अनाउंसमेंट गूंज उठी। ट्रेन में एक 5 साल का बच्चा गंभीर गैस्ट्रोएंटराइटिस, दस्त, कोलैप्स और शॉक की स्थिति में है। अगर किसी पैसेंजर में डॉक्टर हो, कृपया तुरंत कोच 4 में पहुंचकर बच्चे को देखें। मैंने दोबारा अनाउंसमेंट रिपीट की, यदि कोई पैसेंजर डॉक्टर है, कृपया तुरंत कोच 4 में आकर बच्चे की जांच करे। अनाउंसमेंट के बाद मैं आयल में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा था। इस वक्त कुछ लोग अब भी सो रहे थे और जो जाग रहे थे उनमें से ज्यादातर को लगा कि ये उनका मामला नहीं है। लग रहा था डॉक्टर मिलना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ देर बाद दूर से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़कर देखने लगा। बच्चे का पिता पूरी तरह अपने बेटे पर ध्यान दे रहा था। उस मौके का फायदा उठाकर मैं कनेक्टिंग कैरेज की तरफ चला गया और वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक जवान महिला चश्मा पहने हुए तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने धीरे से कहा, ये फैमिली थोड़ी मुश्किल है, संभल कर रहना। मैंने सिर्फ नेक नियत से चेतावनी दी थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर बोली, मैं डॉक्टर हूं, जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता आपका इन लोगों के साथ क्या झगड़ा है, लेकिन बच्चा बेकसूर है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे ही विलन समझ लिया हो। मैं चुप हो गया। डॉक्टर बच्चे के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर उसका मुआयना करने लगी। जांच के बाद उसने कहा कि बच्चे को शायद कुछ ज्यादा तेल वाली चीज या ठंडा ड्रिंक पीने से अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है। उसने सलाह दी, अब इसे कुछ भी खाने पीने को मत दीजिए, सिर्फ हल्का गर्म पानी और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दीजिए और स्टेशन पहुंचते ही इसे हॉस्पिटल ले जाइए। तभी किसी ने पूछा, डॉक्टर, कल सुबह इसने स्कैलियन बिस्किट्स का पूरा पैकेट खाया था, क्या उसकी वजह से हुआ हो सकता है? ये सुनते ही बिस्किट वाली दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से में थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबको पता था कि बच्चे की दादी किसी को भी दोषी ठहराकर पैसे निकलवाने की कोशिश कर सकती है। अगर डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि बिस्किट्स की वजह से हुआ है, तो बेचारी बिस्किट वाली दीदी इस ट्रेन से जिंदा बचकर नहीं उतरती। लेकिन डॉक्टर ने सर हिला दिया, नहीं, सिर्फ इस बात से पक्का नहीं कहा जा सकता। ये सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि अब किसी को दोष देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर ने उसकी बात सपोर्ट नहीं की तो वो तुरंत भड़क उठी। और जब डॉक्टर ने बच्चे को कुछ खाने से मना किया, तब तो वो बिल्कुल फट पड़ी। ये डॉक्टर ही नकली लगती है, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, बाहर निकलो, मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने डॉक्टर को धक्का देकर लगभग बाहर कर दिया। डॉक्टर एक पल के लिए सन्न रह गई। वो बिना पैसा लिए सिर्फ मदद करने आई थी
और बदले में उसे गालियां मिली। उसके पास बहस करने का भी कोई मतलब नहीं था। जाते जाते उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो पहले ही उसे चेतावनी दी थी। उसने ही मेरी बात को गलत समझा था। अब जो हुआ उसने खुद देख लिया। ये सब देखकर मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। मैंने मौका देखते ही चुपचाप अपना सामान समेटा और सीधा डाइनिंग कार की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर देखा कि डाइनिंग कार लगभग खाली थी। बस कुछ भूखे स्टाफ मेंबर्स बैठे फोन चला रहे थे। मैं मुस्कुराया, फिर अपने स्नैक्स निकाले और उनके साथ शेयर कर दिए। थोड़ा दोस्ती बना लेना बुरा नहीं होता। एक स्टाफ मेंबर हंसकर बोला, अरे आप कितने शरीफ आदमी हैं। वैसे स्नैक्स लाए या नहीं लाए, हम आपको यहां बैठने देते ही। मैं बस मुस्कुरा दिया। ट्रेन स्टाफ पर मुझे भरोसा था। वो लोग नियम समझते थे, जिम्मेदार थे और बात को समझ सकते थे। लेकिन बाहर कोच में सब अनजान लोग थे और अनजान लोगों के साथ झगड़े कभी भी बढ़ सकते थे, खासकर जब मैंने पहले ही उस परेशान करने वाली फैमिली को नाराज कर दिया था। इसलिए डाइनिंग कार में रहना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। सबने अपने लिए गर्म पानी बनाया। हम स्नैक्स खाते हुए बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनते ही पास बैठी एक स्टाफ लेडी अचानक बोली, एक मिनट, क्या तुम उस फैमिली की बात कर रही हो जिसमें एक बुढ़िया, उसका बेटा बहू और एक छोटा पोता है? मोटा सा, बहुत चालाक दिखता है और हद से ज्यादा लालची। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ वही लोग। लेडी ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। बस वही लोग। कल हमने उन्हें कितनी बार मना किया था कि स्टाफ का सामान मत छू, लेकिन उस बच्चे का बाप सीधा अंदर घुसाया और हमारा स्टाफ मील कैबिनेट खोल दिया। जो खाना स्टाफ के लिए रखा था वो सब उठा ले गया। हमारे लिए एक भी मील नहीं छोड़ा। मेरे पास बैठा एक और स्टाफ मेंबर भी तुरंत बोल पड़ा, बिल्कुल सही कह रही है, वो बच्चा तो बस ड्रिंक्स चुराना ही जानता है। एक स्टाफ मेंबर गुस्से में बोला, कल तो उसका पैर लगभग ट्रॉली के नीचे आ ही गया था और ऊपर से पैसे देने के बजाय उनकी दादी हम पर ही चिल्लाने लगी कि हमने सामान ठीक से अरेंज नहीं किया और उसके पोते को चोट लग गई। कॉम्पनसेशन मांग रही थी। बिल्कुल हद है। दूसरी स्टाफ दीदी ने भी बात आगे बढ़ाई, और जो बॉक्स लंचेस वो लोग ले गए थे उनमें से खाया ही कितना, बस थोड़ा मीट, थोड़ी सब्जी निकाली और बाकी सब फेंक दिया। मैं जब सफाई करने गई थी तो डस्टबिन में पूरा का पूरा चावल पड़ा था। सच कहूं तो देखकर बहुत बुरा लगा। तब मुझे समझ आया, तो कल रात जो बॉक्स लंच लड़के ने नाक चढ़ाकर ठुकरा दिया था वो असल में स्टाफ का मील था। ये सोचकर मुझे भी गुस्सा आ गया। ये फैमिली वाकई हद से ज्यादा बेशरम थी। स्टाफ वाली दीदी को अचानक कुछ याद आया। वो धीरे से पूछने लगी, तो लाउडस्पीकर पर डॉक्टर बुलाने की वजह वही छोटा पोता था? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, उसे बहुत तेज दस्त हो गए हैं, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन फिलहाल उसकी जान को तुरंत कोई खतरा नहीं है। दीदी ने होठों को टेढ़ा किया और नाक से आवाज निकाली, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। पास बैठे एक स्टाफ भैया ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ तुम स्नैक्स ले आए, वरना हम लोग तो शाम तक भूखे मर जाते। मैंने हंसकर कहा, मैं तो बस मुसीबत से बचना चाहता था, इसलिए सोचा यहीं चुपचाप बैठा रहूं जब तक ट्रेन स्टेशन तक ना पहुंच जाए। आप लोग तो उस फैमिली को जानते ही हैं। भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, आराम से यहीं रहना, हमने दरवाजा लॉक कर दिया है, वो लोग यहां आकर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, धन्यवाद। कुछ डब्बे मिठाई और स्नैक्स के बदले में मैंने डाइनिंग कार के स्टाफ से अच्छी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने मुझे एक बेंच भी दे दी जहां मैं लेटकर आराम कर सकता था। पेट भर चुका था, गर्म पानी भी पी लिया था। डाइनिंग कार में हीटर पूरी ताकत से चल रहा था। पूरी रात जाग जाग कर सतर्क रहने के बाद मेरी आंखें तुरंत बंद हो गई। इस बार मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक बाहर से जोर जोर की रोने और चिल्लाने की आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मदद करो। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया, ध्यान से सुना। ये तो उसी बच्चे की दादी थी। मैंने भौएं सिकोड़ी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दादी का चेहरा दर्द और घबराहट से टेढ़ा हो रखा था। वो डाइनिंग कार के दरवाजे और खिड़कियों को जोर जोर से पीट रही थी। उसके पीछे बच्चे का पिता खड़ा था। उसका चेहरा भी पीला और गंभीर था, और उसकी बाहों में वो छोटा लड़का था। उसकी आंखें बंद थीं, भौएं सिकड़ी हुई थीं, और उसके मुंह के कोने पर मुझे लाल रंग का कुछ नजर आया। खून? मैं एक पल के लिए जम गया। क्या ये सच में खून उल्टी कर रहा था? मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। डाइनिंग कार का शेफ परेशानी से बाहर निकला। क्या चाहिए तुम लोगों को? ये डाइनिंग कार है, यहां कोई खाना नहीं बचा। अगर भूख लगी है तो हमें तंग करके कोई फायदा नहीं। दादी लगभग रोते हुए चीखी।
मेरा पोता खून उल्टी कर रहा है, वो बेहोश हो गया है। हमें कोच नंबर 9 में डॉक्टर को ढूंढना है, हमें जाने दो। तब मुझे याद आया, डाइनिंग कार कोच नंबर 8 था। मैं पहले कोच नंबर 4 में था और जिस डॉक्टर ने बच्चे को देखा था वो कोच नंबर 9 में सफर कर रही थी। मतलब अगर ये लोग डॉक्टर तक पहुंचना चाहते तो उन्हें डाइनिंग कार से होकर ही गुजरना पड़ता, और डाइनिंग कार से गुजरते वक्त वो मुझे जरूर देख लेते। शेफ ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत किचन के कोने में सरक गया और खुद को सबकी नजरों से छुपा लिया। शेफ ने मेरी बात समझ ली। उसने दरवाजा खोल दिया। जल्दी जाओ, यहां मत रुकना। दादी को तो कुछ पता भी नहीं चला। वो पूरी फैमिली के साथ भागती हुई कोच नंबर 9 की तरफ निकल गई। जब सब लोग गुजर गए तब मैं धीरे से बाहर निकला और उनके दूर जाते हुए चेहरों को देखता रहा। कोच नंबर 9 हार्ड सीट कंपार्टमेंट था। इस वक्त ट्रेन को रुके हुए लगभग 24 घंटे हो चुके थे। हार्ड सीट वाले पैसेंजर्स पहले ही तंग आ चुके थे। इतनी भीड़ भाड़ में इतनी देर तक एक ही पोजीशन में बैठना आसान नहीं होता। सबके चेहरों पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी और ऊपर से अचानक ये फैमिली भी घुस आई। उनकी आवाजें पूरे कोच में गूंज उठीं। डॉक्टर, डॉक्टर, कृपया मेरे पोते को बचा लीजिए। मेरा पोता मर रहा है, बेहोश हो गया है और बकवास बोल रहा है। मैं क्या करूं? डॉक्टर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं इसकी ट्रीटमेंट कर सकूं। दादी ये सुनते ही टूट गई। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, कृपया मेरे पोते को बचा लीजिए। मेरा लाडला पोता, मेरी जान है वो। ये कहकर वो जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। धड़ाम। पूरे कोच का ध्यान उनकी तरफ चला गया। रोते हुए वो चिल्लाने लगी, अगर मैंने पहले आपसे कुछ बुरा कह दिया था तो मैं माफी मांगती हूं। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बोलते बोलते वो अपने ही गालों पर थप्पड़ मारने लगी। थप्पड़, थप्पड़। डॉक्टर का चेहरा काला पड़ गया। वो परेशान होकर बोली, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए, मैं वाकई आपके पोते का इलाज नहीं कर सकती। लेकिन दादी रुकने वाली नहीं थी। वो और जोर से चिल्लाने लगी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मेडिकल स्किल्स पर सवाल उठाया था? अब तुम मेरे पोते से बदला लोगी? क्या तुम चाहती हो मेरा पोता मर जाए? वो खड़ी हुई और जानबूझकर और भी ऊंची आवाज में बोलने लगी ताकि पूरा कोच सुन सके। हाँ, मैं तो एक अनपढ़ बूढ़ी औरत हूं। मुझे दवा दारू की समझ नहीं। मैं तो बस बच्चे की चिंता में कुछ उल्टा सीधा बोल बैठी थी। तुम दिल पर मत लो। अभी सबसे जरूरी उसकी जान बचाना है। फिर से अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोली, मुझे पैसा चाहिए क्या, या मेरी जान? जो चाहो ले लो, बस मेरे पोते को बचा लो। ये सब सुनकर आसपास के लोग भी असहज महसूस करने लगे। दादी की बातें सीधा डॉक्टर को मॉरल प्रेशर में ढकेल रही थीं, जैसे अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया तो सारी गलती उसी की हो। डॉक्टर का सब्र टूटने लगा। वो अचानक खड़ी हुई और जोर से बोली, मैं जब कोच नंबर 4 में गई थी तब मैंने साफ कहा था, बच्चे को कुछ भी खाने पीने को मत देना, सिर्फ हल्का गर्म पानी या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, और स्टेशन पहुंचते ही हॉस्पिटल ले जाना। डॉक्टर एक पल के लिए रुकी, फिर सीधा दादी की आंखों में देखकर बोली, तो फिर बताइए, आपको पता है बच्चा खून उल्टी क्यों कर रहा है? दादी का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन फिर भी जिद से बोली, हमें क्या पता, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। वो तो बस पड़ा हुआ था, हमें कैसे पता चलता? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पहले ही उसकी हालत ठीक से नहीं पहचानी। डॉक्टर को शायद उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी हद तक जा सकते हैं। उसने चश्मा ठीक किया, फिर अचानक बच्चे के कॉलर की तरफ इशारा किया। ये क्या है? ये इंस्टेंट नूडल्स का सूप नहीं है? तुम लोगों ने इसे इंस्टेंट नूडल्स खिलाए? ये सुनते ही सबकी नजर बच्चे पर चली गई और वाकई उसके कॉलर पर सूखा हुआ पानी और नूडल्स की सब्जी के छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। एक पल में सब समझ गए। अच्छा, डॉक्टर की बात नहीं मानी गई, कहानी तो यहीं खत्म हो गई। किसी ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही सोचा था, ये दादी अपने पोते को इतना सर पर चढ़ाकर रखती है, भूखा देखकर खाना न खिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दादी का झूठ पकड़ा जा चुका था। वो गुस्से से कांपने लगी। तुम्हें क्या मतलब मेरा पोता क्या खाता है? अब बच्चा मुश्किल में है, तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें इसे बचाना ही पड़ेगा। फिर उसने उंगली दिखाकर धमकी दी, अगर मेरे पोते को कुछ हुआ ना तो हम तुम पर इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस का केस करेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। डॉक्टर एक पल के लिए हवा खा गई। उसने बिना किसी लाभ के मदद करने की कोशिश की थी और बदले में धमकी, इल्जाम और ब्लैकमेल। क्या ये लोग सच में इंसान थे? और वैसे भी ट्रेन में ना प्रॉपर मेडिसिन्स थीं, ना इमरजेंसी इक्विपमेंट। बच्चा कुछ गलत खाकर खून उल्टी कर रहा था, डॉक्टर नंगे हाथों क्या कर लेती? तब शायद उसे मेरी बात याद आई। ये फैमिली थोड़ी मुश्किल है, संभल कर रहना। उसने धीरे से सिर उठाकर डाइनिंग कार की तरफ देखा। हमारी नजरें मिलीं। मैंने बस सर हिला दिया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, बहुत देर हो चुकी थी।
उधर दादी अब भी ड्रामा किए जा रही थीं। कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी अपने आप को थप्पड़ मारती, कभी धमकी देती, कभी घुटनों पर गिर जाती। पूरा कोच सर दर्द से भर गया था। पैसेंजर्स के चेहरे और भी बुरे होते जा रहे थे। खुशकिस्मती से इसी वक्त ट्रेन अटेंडेंट वहां पहुंच गई। उसने तुरंत दोनों तरफ को अलग किया और कहा, कृपया अपने अपने कोचेज में लौट जाइए, दूसरे कोचेज में जाकर हंगामा मत कीजिए। लेकिन दादी फिर फट पड़ी। उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और चीख कर बोली, मेरा पोता मरने वाला है और तुम अब भी ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रही हो। इस डॉक्टर को बोलो मेरे पोते को बचाए। डॉक्टर का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसका सब्र अब अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। डॉक्टर का रुख बिल्कुल साफ और मजबूत था। मैं वाकई आपके पोते की इस हालत का इलाज यहां नहीं कर सकती। अगला स्टेशन आते ही उसे हॉस्पिटल ले जाइए, शायद तब भी उसे बचाया जा सकता है। लेकिन दादी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम बस उसे बचाना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हें पहले अनप्रोफेशनल क्या कह दिया, तुम दिल पर बैठ गई। 80 डॉक्टर होने का क्या फायदा जो मरीज को मरने दे। मौके पर किसी के लिए भी बीच बचाव करना मुश्किल हो गया था। ट्रेन अटेंडेंट और पर्सर ने मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की। वो उन्हें वापस उनके कोच की तरफ भेजना चाहते थे, लेकिन ये कोशिश उल्टा और बड़ा हंगामा बन गई। अचानक दादी ने गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देख लिया। उसकी नज़र पास वाली टेबल पर रखे एक खाली पेस्ट्री बॉक्स पर भी पड़ी। बॉक्स पूरी तरह खाली था, एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। साफ दिख रहा था कि अभी अभी खाया गया था। दादी का चेहरा एक पल में लाल हो गया। वो अविश्वास और गुस्से से चीखी, तुमने अपनी पेस्ट्रीज इन निकम्मे रेलवे वालों को दे दी, लेकिन मेरे पोते को एक भी नहीं दी। मैं सचमुच हैरान रह गया। मेरी पेस्ट्रीज हैं, मैं जिसे चाहूं उसे दूं, इससे आपका क्या लेना देना। लेकिन दादी की सोच अब किसी और ही दिशा में भाग रही थी। वो उंगली दिखाकर चीखने लगी, अगर तुमने पहले मेरे पोते को पेस्ट्रीज दे दी होती तो उसने वो बकवास स्कैलियन बिस्किट नहीं खाए होते। अगर बिस्किट नहीं खाए होते तो उसे दस्त नहीं लगते। अगर दस्त नहीं लगते तो वो इतना कमजोर नहीं होता। अगर कमजोर नहीं होता तो उठकर इंस्टेंट नूडल्स नहीं मांगता। अगर नूडल्स नहीं खाता तो खून उल्टी नहीं करता। और अगर खून उल्टी नहीं करता तो आज बेहोश नहीं होता। तो असली गुनहगार तुम हो। तुमने मेरे पोते को मार दिया। तुम्हें उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी लॉजिक इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि सुनने वाले भी सन्न रह गए। सच तो ये था कि अगर बच्चे ने पेस्ट्रीज खा भी ली होती तब भी उसका पेट नहीं भरना था। वो भूखा कम, हर चीज का लालची ज्यादा लग रहा था। और उसकी आदतें देखकर लगता था कि पेट की बीमारी कभी ना कभी वैसे भी होने वाली थी। लेकिन दादी के लिए सच्चाई की कोई अहमियत नहीं थी। वो रोते चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपटी। खुशकिस्मती से अटेंडेंट का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत दादी की कॉलर पकड़ ली और रोक दिया। अटेंडेंट ने गुस्से से कहा, आप कर क्या रही हैं? बच्चे का ध्यान आप लोगों ने नहीं रखा, दूसरों को क्यों दोष दे रही हैं? लेकिन दादी और भी ज्यादा चीखने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, सब इसकी गलती है। अगर ये मेरे पोते को पेस्ट्रीज दे देता तो मेरा पोता आज ऐसी हालत में नहीं होता। वो फिर से रोना शुरू कर दिया। अरे मेरे प्यारे पोते, यही आदमी तेरा कातिल है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो भूत बनकर इसी के पीछे जाना। उसकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था। मैंने सामने पूरी फैमिली को देखा। बच्चे का बाप अपने बेटे को गोद में लिए खड़ा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। चेहरा अंधेरा और नाराज था। मां भी मुझे बुरी नजर से देख रही थी, लेकिन 2 अटेंडेंट्स उसे पकड़े हुए थे। दादी को भी चीफ अटेंडेंट ने कस के रोक रखा था। अब बोलने की बारी मेरी थी। मैंने गला साफ किया और शांत आवाज में कहा, माँ जी, आपकी बातें सुनकर तो लगता है लॉजिक ने आज छुट्टी ले ली है। दादी एक पल के लिए रुक गई। शायद उसे आदत नहीं थी कि कोई उससे इस तरह जवाब दे। क्या कहा तुमने? मैंने बात जारी रखी। ट्रेन में चढ़ते ही आप लोग हर किसी से खाना मांगने लगे। न मिले तो जबरदस्ती लेना चाहते थे। दूसरों का खाना खा लिया, स्टाफ के मील्स उठा लिए, फिर उन्हीं पर इल्जाम भी लगा दिया। ये कौन सी शराफत है? आसपास के कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने आगे कहा, डॉक्टर ने साफ मना किया था कि बच्चे को कुछ मत खिलाना। आपने उसकी बात नहीं मानी। अब जब हालत बिगड़ गई तो सबको दोष दे रही हैं। पहले डॉक्टर गलत था, फिर बिस्किट वाली दीदी गलत थी, अब मैं गलत हो गया। कल को हवा तेज चलेगी तो उसका दोष भी किसी और को दे देंगी। दादी का चेहरा और भी टेढ़ा हो गया। मैं रुका नहीं। पेस्ट्री स्टाफ को दी तो कम से कम उन्होंने खाकर काम किया। ट्रेन चलाने और पैसेंजर्स को संभालने की ताकत मिली। आपके पोते को दे देता तो शायद वो उसके बाद कुछ और भी खा लेता, फिर भी दोष मेरा ही निकलता।
हो सकता है आप कहती कि पेस्ट्री से इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया, या फिर कहती कि पेस्ट्री देकर मैंने उसे बीमार कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कोच में सन्नाटा छा गया। सब लोग दादी का रिएक्शन देखने लगे और दादी गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए उसके पास जवाब ही नहीं था। वैसे देखा जाए तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। स्टाफ का खाना चुराने की शुरुआत तो तुम लोगों ने ही की थी। अगर मैं पेस्ट्रीज लेकर नहीं आता तो ये बेचारे स्टाफ वाले कब के भूख से बेहोश हो चुके होते। जब तक इनकी होश वापस आती और ये ट्रेन चलाना शुरू करते, तब तक तुम्हारा पोता कब का कब्र में पहुंच चुका होता। फिर बताओ वो जिंदा कैसे रहता। मैं लगातार बोलता चला गया। दादी का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वो अपना सीना पीटते हुए चीखने लगी, हे भगवान, क्या पाप किया मैंने? कैसा जहरीला लड़का है ये? क्या तू मुझे बद्दुआ देकर मारना चाहता है? आए हाय, आए हाय। ये बोलकर वो नाटक करते हुए जमीन पर गिरने का ड्रामा करने लगी। पीछे खड़ी डॉक्टर ने ठंडी नजर से उसे देखा, फिर अचानक बीच में बोल पड़ी, इस बार अगर आप गिर गईं तो याद रखिए, इस ट्रेन में आपको बचाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा। आखिर हर कोई बिना वजह रिस्क लेकर इलाज करने की हिम्मत नहीं करता। दादी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना वो सच में गिरने की हिम्मत कर पा रही थी, ना गुस्से को निगल पा रही थी। बस मुझे खूनी नजरों से घूरती रही। आखिर ट्रेन अटेंडेंट्स उसे वापस उसके कोच तक छोड़ आए। जब पूरी फैमिली वहां से चली गई, तब डॉक्टर हल्की सी शर्मिंदगी के साथ मेरे सामने आकर बैठ गई। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे वॉर्न कर रहे थे। मैंने सोचा था कि आप नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला दिया। आखिर उसे पूरी कहानी का पता नहीं था। उसके अंदर सिर्फ लोगों की जान बचाने का जज्बा था। गलती बहुत बड़ी नहीं थी, बस थोड़ी सी मासूमियत और ज्यादा आइडियलिज्म था। लेकिन मुझे ऐसे संत महात्मा टाइप सोच से कोई लेना देना नहीं था। हम दोनों के बीच बात करने लायक कोई कॉमन पॉइंट नहीं बचा था। डॉक्टर खिड़की के बाहर बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखने लगी। उसने हल्की सी झिझक भरी मुस्कान दी और चुप हो गई। मैं भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अचानक ट्रेन झटके के साथ चल पड़ी। मैंने गहरी सांस ली। अगला स्टेशन बस आधे घंटे की दूरी पर था। मैंने सोचा बस वो फैमिली उतर जाए, फिर मैं भी चैन से अपनी बर्थ पर लौट जाऊंगा। डॉक्टर भी शायद यही सोच रही थी। उसका चेहरा पहले से काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। खिड़की के बाहर देखते हुए उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। मैंने अचानक किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनी। कदमों की थपथप इतनी भारी थी जैसे कोई जंगली भैंस सीधा हमारी तरफ दौड़ रही हो। मैंने सर उठाकर देखा और मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। बच्चे का बाप था। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था और वो उसे पूरी ताकत से हमारी तरफ घुमा रहा था। सावधान! मैं जोर से चिल्लाया और बिना देर किए टेबल के नीचे घुस गया। डॉक्टर ने भी बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम! सूटकेस सीधा उसके कंधे पर जा लगा। डॉक्टर दर्द से चीख उठी। मैं तुरंत पलटकर देखा। बच्चे का बाप सामने खड़ा था। मैं हैरानी से चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी आंखें गुस्से से फटी हुई थी। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। मैं तुम सबकी जान लेकर रहूंगा। उस वक्त मेरी नजर उसके कॉलर पर पड़ी। वहां ताजा खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी लगा हो। कोच के पिछले हिस्से में भी अफरा तफरी मची हुई थी। साफ लग रहा था कि वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा कर आया है। तभी मेरी नजर जमीन पर एक औरत की जूती पर गई और अचानक मेरे दिमाग में बिस्किट दीदी का चेहरा चमका। कहीं उसने बिस्किट दीदी पर भी हमला तो नहीं कर दिया? लेकिन सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बच्चे का बाप एक ही झटके में डॉक्टर तक पहुंच गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और सीधा उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। धाड़! डॉक्टर चीख पड़ी। उसका चश्मा टूट गया। कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस गए। नाक से तुरंत खून बहने लगा। आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने बिना सोचे समझे टेबल पर रखा सूटकेस उठाया और पूरी ताकत से उस आदमी पर दे मारा। सूटकेस उसके सीने से टकराया। वो दर्द से कराहा, लेकिन गिरा नहीं। उल्टा उसकी आंखों की आग और तेज हो गई। हरामजादे, अभी तक तेरा हिसाब भी नहीं किया और तू खुद मेरे सामने आ गया। ये कहकर उसने डॉक्टर को छोड़ दिया और मेरी तरफ झपटा। मैं तुरंत साइड में हट गया और कोच के पिछले हिस्से की तरफ भागने लगा। वहां ज्यादा लोग थे, शायद कोई अटेंडेंट या सिक्योरिटी वाला मिल जाए। लेकिन मैंने अपनी स्पीड को ज्यादा ही समझ लिया था। मैं कुछ ही मीटर भागा था कि अचानक पीछे से एक जबरदस्त झटका लगा। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली, मुझे जोर से पीछे खींच लिया। अगला पल उसका रेत के बोरे जैसा बड़ा मुक्का सीधा मेरे कान की तरफ आ रहा था। मैं उस मुक्के के हवा चीरने की आवाज तक सुन सकता था। पीछे खड़े पैसेंजर्स की हाफ भी सुनाई दे रही थी। साला, मुझे बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया। लेकिन तभी
जब वो मुक्का मेरे चेहरे से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर था, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। मैं तुरंत पलटकर देखने लगा। मैंने पलटकर देखा और देखा कि ट्रेन अटेंडेंट हांफते हुए दौड़कर आई थी। उसने बच्चे के बाप को जोर से पकड़ रखा था और चीख कर बोली, रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले ही 2 लोगों को जख्मी कर चुके हो। क्या अब भी कानून तोड़ते रहना चाहते हो? लेकिन बच्चे का बाप बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने अटेंडेंट की बात को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसी पर हाथ उठाने के लिए बढ़ा। खुशकिस्मती से डॉक्टर, जो अभी भी नाक से बहते खून के साथ मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लड़खड़ाते हुए बीच में आ गई और झगड़ा रोकने की कोशिश की। मैं साफ सुन सकता था कि दोनों तरफ के कोचेस से अटेंडेंट्स दौड़ते हुए आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंजर देखा, सबने मिलकर बच्चे के बाप को घेर लिया और उसे दबाकर काबू में कर लिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी टांगें अब भी कांप रही थी। मैं दरवाजे के पास ही बैठ गया। किचन के स्टाफ तुरंत मेरे पास आए और मुझे संभाला। ठीक हो? मैंने सर हिला दिया। हाँ, मैं ठीक हूं, बस भागते भागते पैर कमजोर हो गए हैं। उधर परसर ने बच्चे के बाप को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना दी थी। पीछे अटेंडेंट्स घायलों की रिपोर्ट दे रहे थे। 2 लोग जख्मी हुए हैं। एक के चेहरे पर चोट लगी है लेकिन सीरियस नहीं है। दूसरे का हाथ टूट गया है। बॉडी पर कई जगह सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। हल्का कंकशन भी है। वो अभी बेहोश है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। बेहोश वाला शायद बिस्किट दीदी ही थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सी बात पर बच्चे का बाप किसी बेकसूर पैसेंजर पर जानलेवा हमला कर देगा। ये लोग वाकई जहरीले सांपों का पूरा घोंसला थे। परसर ने गंभीरता से सर हिलाया। बच्चे की मां और दादी पर नजर रखो, उन्हें और हंगामा करने का मौका मत दो। अगले स्टेशन पर सबको कंट्रोल में रखा जाएगा। फिर उसने नीचे पड़े बच्चे के बाप की तरफ देखा। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थीं। परसर ने गहरी सांस भरी। ये सब क्यों किया तुमने? अब तो नया साल जेल में कटेगा। बच्चे का बाप दांतों को भींचकर धीमी आवाज में घर्राया। मेरा बेटा चला गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब नया साल कहाँ मनेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक को भी नहीं। सबको जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे मुझे जिंदा खा जाएगा। मुझे पूरा यकीन था कि अगर हथकड़ी ना होती तो वो इसी वक्त मुझ पर टूट पड़ता। ट्रेन कंडक्टर ने उससे और बात करना बेकार समझा। वो सीधा उसे ले गया। अगले स्टेशन पर सारे घायल और हमलावर को ट्रेन से उतारना था। जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। भीड़ के बीच से मैंने साफ देखा कि एक छोटा सा जिस्म स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया जा रहा था। उस पर सफेद चादर डाली हुई थी। तो वो शरारती बच्चा वाकई मर चुका था। कुछ निवालों की लालच ने उसकी जान ले ली, या शायद उसके घर वालों के अंधे लाड़ प्यार ने। दादी स्ट्रेचर के पीछे पीछे रोती हुई चल रही थी। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। उसकी चीखें और सिसकियां आसपास के लोगों का ध्यान खींच रही थीं। क्या हुआ? किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? स्ट्रेचर पर तो बच्चा लग रहा है। क्या ये उसकी दादी है? किसी ने अंदाजा लगाया। सुना है ट्रेन 20 घंटे से ज्यादा पहाड़ों में फंसी रही थी, कहीं बच्चा ठंड से तो नहीं मर गया? दूसरा बोला, अगर ऐसा हुआ है तो रेलवे को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। ये सुनकर दादी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अपना सीना पीटते हुए चीखने लगी, इंसानियत मर गई है। इस ट्रेन का कोई स्टाफ इंसान नहीं है। किसी ने मेरे पोते की मदद नहीं की। सब पत्थर दिल है। ट्रेन में डॉक्टर भी था, फिर भी मेरे पोते को बचाया नहीं। मैं सब पर केस करूंगी। सबको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। ड्रामा की बू आते ही और लोग आसपास जमा हो गए। सब पूछने लगे, क्या हुआ? हमें बताइए, हम ऑनलाइन आपकी आवाज उठाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। दादी ने देखा कि लोग उसकी बात सुन रहे हैं तो उसने तुरंत अपनी कहानी शुरू कर दी। मेरे पोते ने ट्रेन में किसी के दिए हुए खाने की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस पकड़ लिया। उससे उल्टियां होने लगी। फिर वो बेहोश हो गया। ट्रेन पहाड़ों में फंसी हुई थी। ट्रेन में डॉक्टर भी मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा देखता रहा। बताइए, ऐसा डॉक्टर किस काम का? ऐसी मेडिकल ट्रेनिंग का क्या फायदा? ये सुनते ही भीड़ गुस्से से भर गई। कैसा डॉक्टर है ये? एक बच्चे को मरने दिया? इसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं। मेडिकल एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ऐसा डॉक्टर किस हॉस्पिटल में काम करता है? उसके हॉस्पिटल की कंप्लेंट होनी चाहिए। ऐसे इंसान को डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं है। ये तो हद हो गई। बच्चा तो अभी छोटा था। कल को अगर हमें भी ऐसा डॉक्टर मिल गया तो इस पर केस होना चाहिए। भीड़ का गुस्सा देखकर मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे पास खड़ी डॉक्टर का शरीर हल्की सी कांप गया। वो खुद भी विक्टिम थी। उसने मदद करने की कोशिश की थी, मार भी खाई थी, लेकिन दादी के कुछ झूठे लफ्जों ने उसे लोगों की नजरों में गुनाहगार बना दिया था। आजकल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वैसे ही काफी टेंस रहती है, और ऊपर से ऐसी औरत जो सच को उल्टा पुल्टा कर पेश करे, किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। जब मैंने देखा कि दादी डाइनिंग कार की तरफ उंगली करने वाली है तो मुझसे रहा नहीं गया।
मैं सीधा दरवाजे तक गया और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर की बात नहीं मानी थी तुम लोगों ने। डॉक्टर ने मना किया था कि बच्चे को कुछ मत खिलाना, लेकिन तुम लोग उसे जो मन में आया खिलाते रहे। अब बच्चा मर गया तो डॉक्टर को दोष दे रहे हो, ऊपर से उस पर इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस का इल्जाम भी लगा रहे हो। मजाक बना रखा है क्या? मैं रुका नहीं और जोर से बोला, तुम्हारा बेटा ही अपने बेटे का कातिल है। उसने खुद अपने बच्चे को मरने की तरफ धकेला, फिर गुस्से में आकर एक बेकसूर पैसेंजर पर हमला किया, डॉक्टर को मारा, एक औरत को बेहोश कर दिया। ट्रेन पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब भी झूठ फैला रही हो? क्या पूरी फैमिली नया साल जेल में मनाना चाहती हो? दादी का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभी भी उसे लग रहा था कि पब्लिक ओपिनियन उसके साथ है। वो तुरंत चीखने लगी, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम इतने कंजूस मां होते और मेरे पोते को थोड़ी सी पेस्ट्री दे देते तो वो कुछ गलत नहीं खाता, वो आज जिंदा होता। आखिर में मेरे पोते की मौत की वजह तुम्हारी कंजूसी ही तो है। कातिल तुम भी हो। ये कहकर उसने आंसू पोंछे, अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, कोई इंसाफ नहीं है। अगर मैंने जरा सी भी गलती ना की होती तो मेरा पोता आज जिंदा होता। अब असली गुनाहगार मुझे ही दोष दे रहा है। ये कैसा जमाना आ गया है? हार्ट कंडीशन है मुझे, दादी घबरा कर चिल्लाई। लेकिन ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सख्त था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर आप ट्रैफिक और रेलवे ऑपरेशंस में रुकावट डालेंगी और ट्रेन डिले होगी तो आपका जुर्म और भी बढ़ जाएगा। दादी फिर जिद करने लगी, लेकिन मैं एक बुजुर्ग औरत हूं। मैं हंस पड़ा और ताने से बोला, खुद को बुजुर्ग समझकर सब कुछ माफ होने की उम्मीद मत रखो। इंसान चाहे बूढ़ा हो या जवान, बकवास और झूठ बोलने का हक किसी को नहीं होता, खासकर जब बात झूठी अफवाह फैलाकर पैसा निकलवाने की हो। रूमर्स फैलाना और लोगों को गुमराह करना कानूनी जुर्म है। 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। वो तुरंत चुप हो गई, बस मुझे जहरीली नजरों से घूरती रही। आखिर में बिना कुछ कहे ट्रेन पुलिस के साथ चल पड़ी। उसके जाते ही पूरा माहौल शांत हो गया। अब जाकर स्टेशन पर फिर से ऑर्डर वापस आया। जो लोग अभी अभी इतना बड़ा ड्रामा देखकर खड़े थे, उन्हें भी होश आया। सब जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ने लगे। आखिर उन्होंने भी रात भर स्टेशन पर ठंड और थकान झेली थी। हर कोई सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर आराम करना चाहता था। ट्रेन भी वक्त पर चल पड़ी। शायद मेरी मदद और पूरी घटना के दौरान साथ देने के लिए डाइनिंग कार के अंकल्स और आंटीज ने मुझे एक जबरदस्त फ्री बॉक्स्ड मील लाकर दिया। सिर्फ बॉक्स्ड मील ही नहीं, एक ताज़ा फ्रूट प्लेटर भी मिला, साथ में कुछ टेस्टी ब्रेज्ड डिशेस भी। सफर का बाकी हिस्सा काफी आराम से गुजरा। मैं उनके साथ बातें करता रहा, कार्ड्स खेलता रहा और मजे से खाना खाता रहा। कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। आखिरकार मेरी डेस्टिनेशन भी आ गई। मैं खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया और उतरने की तैयारी करने लगा। रास्ते भर इतना खाना पीना और लोगों के साथ बांटना हुआ था कि मेरे साथ लाए हुए लोकल स्पेशलिटीज के कई बैग्स लगभग खत्म हो चुके थे। घर वालों के लिए लाया हुआ काफी सामान भी इस्तेमाल हो गया, इसलिए वापस देने के लिए मेरे पास कोई खास गिफ्ट नहीं बचा था। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं ठीक ठाक घर पहुंच रहा था। ना मुझे चोट लगी, ना कोई बड़ा नुकसान हुआ, और इतने पागलपन भरे सफर के बावजूद आखिर में सफर काफी सुकून से खत्म हुआ। मेरे लिए इतना ही काफी था।